हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना भूल गया था। एक तो मीनार्च, MENARCHE, मीनार्च। प्यूबर्टी की एज में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल को, उसको मीनार्च बोला जाता है। तो फर्स्ट menstrual cycle at puberty। तो प्यूबर्टी की एज में, यानी फीमेल के केस में बोले तो 11 से 12 साल की उम्र में जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको मीनार्च कहते हैं। और 45 या 50 या फिर 55 की एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तब उस स्टेज को बोलते हैं मीनोपॉज। यानी सीजेशन माने रुकना। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 या किसी बुक में 50 या 55 तक की एज, ईयर्स। तो इतनी एज में आकर फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सीज कर जाता है, रुक जाता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो रुक जाए, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर, या फिर फीमेल अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चों को, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, तो 6 महीने तक उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। या फिर कोई फीमेल स्ट्रेस ज्यादा ले रही है या फिर उसके अंदर कोई और डिसऑर्डर है, तो उससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। ठीक, मीनोपॉज। इसके अलावा फीमेल में हमने देखा था ये जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, जनरली 28 डेज का। लेकिन यहाँ पर मैथ्स नहीं है कोई, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो किसी फीमेल को अगर लेस देन 21 डेज का साइकिल है, उसका जो मंथली साइकिल है अगर लेस देन 21 डेज का है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोमीनोरिया। अगर 21 डेज से कम का साइकिल है। और अगर ग्रेटर देन 35 डेज का साइकिल है उसका, तो वो भी पैथोलॉजिकल होता है और उसको बोला जाता है पॉलीमीनोरिया। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा। और अगर अब्सेंट है, साइकिल अब्सेंट है, absence of menstrual cycle, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है या फिर 45 या 50 की एज में हो जाता है, तो उसको बोला जाता है अब्सेंस को एमीनोरिया। ओके। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो होती है फीमेल को, उसको मेंसेस भी बोलते हैं, जो कि हर मंथ होता रहता है मेंसेस। तो कुछ पिछले वाले टॉपिक का बचा हुआ था। आज हम लोग कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो फीमेल और मेल गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। गैमेट जितने भी होते हैं सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं, सभी के पास में क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट से आधे होते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो हमारे अंदर जो स्पर्म बनेंगे मेल गैमेट, उनमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे, 23। और जो डिवीजन क्रोमोसोम के नंबर को आधा करता है उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जैसे कि मियोटिक डिवीजन। तो जब भी गैमेट बनने होते हैं मियोसिस होता है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो चाहे वो ओजेनेसिस की प्रोसेस हो। और हर गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर आधे होंगे, चाहे वो प्लांट गैमेट की बात कर रहे हो या फिर एनिमल गैमेट की बात कर रहे हो। तो ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और उसमें भी कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। और ज्यादा प्रिसाइजली कहे अगर हम स्पेसिफिक वे में, तो फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला इस्थमस जंक्शन है उसके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए फटाफट उसका डायग्राम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। फर्टिलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन होगी, लिख दोगे चल जाएगा। एक और डेफिनेशन इसकी देखते हैं आज। फर्टिलाइजेशन की एक और डेफिनेशन हम देखेंगे।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। जैसे कि कुछ फिशेज होती है, तो उनमें जो मेल होता है वो स्पर्म को रिलीज कर देता है, बहुत सारे स्पर्म को पानी के अंदर, और फीमेल बहुत सारे एग्स को रिलीज कर देती है वाटर के अंदर। तो रैंडमली वो आपस में मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एग और फीमेल आपस में मिल सके। कुछ स्पर्म जो होते हैं या फिर कुछ जो एग है वो पानी के साथ बहकर कहीं और चले जाएंगे, और कुछ को कुछ दूसरे प्रेडेटर्स खा जाएंगे। जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे और बाद में डेवलपमेंट हो जाएगा उनका। चलिए तो डायग्राम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। यह है फीमेल का यूट्रस की बॉडी। तो यूट्रस में हमने देखा था 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उससे अंदर वाली लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम, और उससे भी ज्यादा अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें हर महीने साइक्लिकल चेंजेस या रिप्रोडक्टिव साइकिल होता रहता है। तो वो जो लेयर है वो बनती रहती है और टूटती रहती है। यहाँ पर बीच में ओवरी होती है जो कि लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस से और हमारी बॉडी कैविटी से जुड़ी होती है। यहाँ पर भी एक फैलोपियन ट्यूब होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी एक ओवरी लगी होगी, लिगामेंट से वो जुड़ी होगी कुछ इस तरह से। तो ये है एंडोमेट्रियम, जो कि हर मंथ थोड़ी सी थिक हो जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ये है सर्विक्स। तो यहाँ पर तो काफी बड़ा मैंने ये पोर दिखाया है, इतना बड़ा नहीं होता है, काफी छोटा पोर होता है सर्विक्स। इसके अलावा सर्विक्स के आगे की तरफ 10 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं वेजाइना। और जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों कैनाल के जरिए ही बेबी आगे की तरफ पुश किया जाना है। चलिए तो एक बार में ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मेल की केस में बात करें तो एक बार में 200 to 400 या कभी कभी 500, तो एक बार में इजैकुलेशन जो होगा, इजैकुलेशन उसमें लगभग 200 से 500 या किसी किसी बुक में 600 भी दिया हुआ है। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि स्पर्म का जो काउंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो उस गर्मी की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल्स है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाती है, या फिर जो हमारी कोशिकाएं हैं कौन सी, जर्माइन एपिथेलियम उन या स्पर्मेटोगोनियम, वे धीरे धीरे क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। ज्यादा सा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी काम करने की जो क्षमता है वो थोड़ी घट जाती है। तो एक बार में इजैकुलेशन में 200 से 500 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद में उनको मान लीजिए यहाँ पर वेजाइना में वो डिपोजिट हो गए, स्पर्म जो है यहाँ पर वेजाइना में डिपोजिट हुए। तो अब ये जो स्पर्म है ये अकेले नहीं है, इनके साथ में कुछ फ्लोट पार्ट भी है जो कि एसेसरी ग्लैंड जो थी मेल की उनसे आया हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में सीमन। तो सीमन जो होता है इसके 2 पार्ट्स थे। एक तो 10% पार्ट जो कि कौन बनाता है, स्पर्म। और उसमें भी कुछ स्पर्म जो होते हैं डिफेक्टेड होते हैं, जिनको बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर फेगोसाइटोस कर दिया जाएगा। और बाकी का 90% जो होता है वो फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड के अंदर कुछ लुब्रिकेंट होगा जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से आ रहा होगा, लुब्रिकेंट। इसके अलावा इसमें कुछ एल्कलाइन फ्लूइड होगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा होगा, एल्कलाइन फ्लूइड। या फिर इसमें फ्रक्टोज भी होगा, और फ्रक्टोज के द्वारा ही ये एनर्जी लेता है स्पर्म एनर्जी के लिए फ्रक्टोज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेमिनल वेसिकल से आ रहे थे, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे सीलिया का मूवमेंट बढ़ जाता है और स्पर्म को आगे ट्रेवल करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब इसको जरा एक एनालॉजी से समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से। और हमारे देश में क्या होता है, जो बारात है वो बारात कौन लेके जाता है, लड़के वाले के लड़के वाले, डेफिनेटली लड़के वाले। और बारात में जो होते हैं कोई एक बंदा तो शामिल नहीं होता है, उस बारात के अंदर एक दूल्हा भी होगा और उसके माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, कुछ क्लोज रिलेटिव भी होंगे और कुछ दूर के रिश्तेदार भी होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ बारात में आना है, खाना खाना है और निकल लेना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादातर कम ही होते हैं, जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं, जो कि खाना खाने के बाद भी थोड़े टाइम तक रुके रहेंगे
मंडप तक रुके रहेंगे, यानी कि शादी के फेरे होने तक वे टिके रहेंगे। और उसके बाद में जब शादी वगैरह सब निपट जाएगी तो उसमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि उस दुल्हन को दूल्हे के साथ में लेकर उसके घर पे जाएंगे। ठीक, और जब वे जाते हैं घर पर तो फीमेल क्या करती है, अब लड़का जो है उसको सुहागरात मनानी है, तो लड़के को सुहागरात मनानी है तो फीमेल जो है थोड़ी सी प्राइवेसी चाहती है। भाई फीमेल जो है उसको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। अब जो दरवाजा है या फिर खिड़कियाँ वो खुली हुई है, अब जो बाहर से उसके दोस्त वो झाँक रहे हैं तो कि भाई जो है भाभी से मिला दो, कि भाभी जो है बहुत खूबसूरत है, ऐसे कुछ करके। तो फीमेल जो है वो शर्मा जाती है, तो ये कहती है कि मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, और तुरंत फटाफट उठकर सारे दरवाजे और सारी खिड़कियाँ बंद कर देती है। तो उस कमरे में सिर्फ कौन रहेगा, फिर दूल्हा और दुल्हन। उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर वो हनीमून के लिए जाते हैं, फलाना ढिमकाना, तो कुछ ऐसे। चलिए, अब ये है बाराती। ठीक, बहुत सारी बारात है, और बाराती छोटी मोटी नहीं है, 200 से 500 मिलियन, यानी कि लगभग 20 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास लोग आ रहे हैं। अब उनमें से सभी लोग तो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए यहाँ से ओवरी से एग निकला और वह यहाँ पर आकर बैठ गया। ठीक, अब ये अकेला नहीं होता है, इसके साथ में इसकी कुछ सहेलियां भी होती है, सखी सहेलियां। इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटर सेल्स, कोरोना रेडिएटर सेल्स। तो इसकी कुछ दोस्त। ठीक, तो जैसा हमने देखा था मंथली साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डेज में इनको रिसीव कर लिया जाता है किसी ओवरी से एग का या फिर ओवम का। ओवम ही कहेंगे यहाँ पे इसको, सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, क्योंकि इसने अभी तक सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं किया है। वो तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म इसका मैजिक टच देगा, स्पर्म आके इससे फ्यूज करेगा, उस टाइम पर इसमें डिवीजन कंप्लीट होगा। तो सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज किया गया। सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज होना ओवरी से कहलाता है ओव्यूलेशन, और ये LH हार्मोन की वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब LH हार्मोन आता है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो फिमरी है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको फिमरी कहते हैं, और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। ये ऊपर की तरफ का फूला हुआ भाग, चलिए नाम लिख देता हूं मैं, ये क्या कहला रही, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिमरी। ओके, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम, इनफंडी। ओके, मैं ऐसे रफ कर देता हूं इसको। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये फूला हुआ हिस्सा होता है एम्पुला, एम्पुला, और उसके आगे की तरफ होता है इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो एग है अब आगे चल के यहाँ पे ट्रेवल करके जाएगा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन के केस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अभी जो बाराती है बहुत सारी भीड़ है, तो इस भीड़ को जो है कवर करके यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि सभी बाराती यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे मंडप तक, कुछ जो होंगे, बल्कि ज्यादातर मोस्टली जो होंगे इसी एरिया में सीमित रह जाएंगे, आगे तक नहीं पहुंचेंगे। उनका काम है सिर्फ खाना खाना और निकल लेना। तो इतनी सारी फौज आई है। अभी जो स्पर्मेन के साथ में कुछ फ्लूइड भी है, इनको यहाँ से गुजरना है इस ट्यूब में से। जैसे मैंने बताया था ये जो ट्यूब होती है ये बहुत ही, इसमें एक छोटा सा पोर होता है जो कि काफी छोटा है, इतना ज्यादा छोटा होगा जितने मार्कर किए हैं। तो इतने छोटे से पोर से इनको निकलना है, तो इसमें से सभी स्पर्म जो है पास आउट नहीं हो पाएंगे। अब जो वेजाइना है उसका जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है, और स्पर्म के पास में जो फ्लूइड है वो एल्कलाइन मीडियम का है। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वो जम जाते हैं, उनका कोगुलेशन हो जाता है, या फिर इसको बोल देते हैं इंसेमिनेशन। और कुछ इनमें से जो स्पर्म है या फिर जो फ्लूइड है वो बाहर भी निकल जाता है। तो मान लीजिए उसमें से लगभग आधे या फिर 1/3 या 1/4 जो है वो बाहर निकल गए, बाकी थोड़े बहुत बचे रह गए यहाँ पर। तो ये कोगुलेट हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए जम जाएंगे। अब उसमें से धीरे 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 इसके द्वारा पास होना शुरू कर देंगे, इसके द्वारा अब ये निकलेंगे। तो जब ये स्पर्म निकलते हैं तो इनका थोड़ा बहुत फ्लूइड जो पार्ट होता है वो पीछे रह जाता है। अब फ्लूइड पार्ट पीछे रह गया तो उसके अंदर बहुत सारे इनके लिए क्या था, न्यूट्रिशन था, जैसे फ्रक्टोज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, एल्कलाइन फ्लूइड हो गया, तो वो काफी तर पीछे रह गया। यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ज्यादा गति नहीं कर पाते, लेकिन जब एल्कलाइन मीडियम आता है यूट्रस के अंदर तो ये अच्छे से गति कर पाते हैं। साथ में इनके पास में प्रोस्टाग्लैंडिन भी है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। इसके अलावा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो यूट्रस है उसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, और इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से ही
स्पर्म जो होता है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर पाता है, वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो स्पर्म्स पहुंचे हैं उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि ज्यादातर स्पर्म जो है बाहर रह गए, और साथ में उनकी जो एनर्जी थी, जो फ्रक्टोज वगैरह था, वो भी काफी भाग पीछे रह गए। तो अब स्पर्म को बचे कुचे न्यूट्रिशन या बची कुची एनर्जी के साथ ही उसको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक सिर्फ वही पहुंचेगा जिसके पास में एनर्जी ज्यादा होगी या जिसके जो ज्यादा हेल्दी होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही यहाँ के बैरियर्स को तोड़कर यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो ज्यादातर जो स्पर्म्स होते हैं वो यहीं पर दम तोड़ देते हैं। फीमेल के अंदर कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि इन स्पर्म के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाई आगे जाना है तो बहुत सारी बाधाएं हैं, उनको क्रॉस करना है तभी तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे। तो हीरोइन को चुराना कोई आसान काम तो नहीं है। हीरो जो है उसको जो है दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो दुल्हन से या फिर अपनी हीरोइन से मिल सकता है। तो बीच में बहुत सारे विलन हैं, तो उनको विलन को मारते हुए आगे बढ़ना है। तो कुछ तो हैं जो कि यहीं पर अपना दम तोड़ देंगे, बाकी के थोड़े बहुत लगभग 100 से लेकर 200, जैसे बताया था मैंने कि मंडप तक, और थोड़े बराती रुक पाते हैं, बाकी के खाना खाया और निकल गए। तो 100 से 200 यहाँ तक पहुंच पाते हैं। अब पहुंचने के बाद में इनको क्या करना है, इसके साथ में फ्यूजन करना है एग के साथ। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने लैब के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने की कोशिश करी। तो उन्होंने लैब के अंदर एक तो एग लिया फीमेल से और एक स्पर्म लिया मेल से, और दोनों को लैब के अंदर फ्यूज कराने की कोशिश करी, फर्टिलाइज कराने की कोशिश करी। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी बार दोहराया और हर बार उनको असफलता ही हाथ लगी। तो फिर वे सोचने लगे कि आखिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऐसा क्या है कि वहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है, लेकिन हम वही प्रोसेस अगर लैब में दोहरा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो बाद में पता चला कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाते हैं। मान लीजिए यह एक स्पर्म, ओके, ये एक स्पर्म है। तो इस स्पर्म के ऊपर अभी फिलहाल जो है ये सेड है। वो सेड क्यों है, क्योंकि अभी ये फिलहाल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। जैसे कि वो ये कि भाई दूल्हा जो है उसकी शादी है, वो चरपाई से उठा और बिना हाथ मुंह धोए, बिना तैयार हुए निकल लिया शादी के लिए। तो ऐसे लड़के को कौन भला एक्सेप्ट कर लेगा है? तो दुल्हन देखते तुरंत उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए बेचारा दुखी है। अब दुखी है क्यों, क्योंकि ये गंदा गंधील है, इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है, इसने सिर भी ठीक से नहीं धोया है और बढ़िया से अपना मेकअप भी नहीं किया है। तो अब इसको सजाना है, दूल्हे को सजाना है। तो अब क्या करना है, इसका हेड वॉश करना है। तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसके सरफेस पर ऊपर हेड वाली सिरे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जब तक नहीं हटेगी तब तक ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इन स्पर्म के ऊपर की लेयर को वॉश कर देते हैं। जैसे हेड वॉश कर लिया, इसके पास में बहुत ज्यादा गंदगी थी, इसके सर पर डेंड्रफ वगैरह था, तो शैम्पू लगाया हेड एंड शोल्डर और सारा डेंड्रफ खत्म। तो अब ये जो है अब खुश हो गया है। पहले दुखी था क्योंकि काफी गंदा था, अब ये खुश हो गया, हैप्पी स्पर्म। अब ये खुश हो गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर की जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी अब वो हट चुकी है। अब ये खुशी खुशी जाएगा और एग को फर्टिलाइज कर सकता है। अब ये योग्य हो गया है, क्वालिफाई हो गया है कि अब ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या है इसकी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और स्टेरॉइड फ्रॉम हेड ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के हेड से ग्लाइकोप्रोटीन या फिर स्टेरॉइड की लेयर को हटा देना कुछ फीमेल के अंदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो केमिकल्स है उनके द्वारा, उसका बोला जाता है कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस प्रोसेस को होने में लगभग 7 से 8 घंटे तक का टाइम लग ही जाता है। तो किसी स्पर्म को अगर एग को फर्टिलाइज करना है तो कम से कम उसको 7 घंटे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गुजारने होंगे। चलिए, तो जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पर होता क्या है, एलएच हार्मोन जो है उसकी वजह से जो फिमरी है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये ओवरी के ऊपर कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है, इस तरह से इसको सहलाया जाता है। सहलाने से क्या होता है, जो ओवम है, सॉरी ओवम नहीं कहेंगे उसको, सेकेंड टू साइड कहेंगे। तो ओवम जो होता है इसकी मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है और ऊपर की तरफ को आ जाता है।
साथ में नीचे की तरफ से उस पर प्रेशर भी बन रहा है एलएच हार्मोन की वजह से, क्योंकि ब्लड का प्रेशर है, वेसल्स वहां पे डायलेट कर रही है, तो धीरे 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 वो ऊपर की तरफ आने लगता है। और जैसे ही एग ओवरी से निकलेगा, यानी कि ओवुलेशन जब होगा, तो तुरंत फीमेल उसको कैच कर लेगी, और कैच करने के बाद में वो आएगा इन्फेंटिबुलम में और फिर पहुंचेगा यहाँ पर एम्पुला इस्थमस जंक्शन में, कि भाई दुल्हन जो है अब वो तैयार हो गई है, उसके साथ में उसकी सखी सहेलियां भी है। अब वही दुल्हन जो है वेट करेगी, भाई तो दुल्हन है वो वेट करेगी शादी के मंडप में बैठकर, क्योंकि बारातियों का भी आना है। तो दुल्हन जो है 24 से 48 घंटे के आसपास वेट करती है। तो एग जो होगा 24 से 48 आवर, किसी किसी में 48 आवर्स होता है, वरना जनरली 24 आवर्स, क्योंकि फीमेल की है यही है, फीमेल में जो आदत होती है ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो ऐसे ये एग है। तो अब ये एग जो है ये फेमिनाइन बिहेवियर को कैसे बोल सकता है? फेमिनाइन बिहेवियर ये है कि उनको ज्यादा वेट नहीं करना है, बल्कि दूसरों को वेट कराना है। तो जो बेचारा स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि 5 दिन तक वो इंतजार कर सकता है, क्योंकि वो मेल है। और जो फीमेल है उनको सिर्फ 24 घंटे, और 24 कुछ में 48 घंटे तक ही वेट कर पाते हैं। तो 48 आवर्स मैक्सिमम मान लो कि यहाँ पर आया और उसने वेट करा। अब स्पर्म अगर नहीं आता है तो क्या होता है, इसी के आसपास की जो सेल्स होगी इसको फैगोसाइटोस कर लेगी, और जो तैयारी यहाँ पर हुई होगी प्रेगनेंसी के लिए वो सारी की सारी असफल हो जाएगी। कि भाई हमने बहुत अच्छे से टेंट सजाया, उसके अंदर बहुत अच्छा मंडप भी लगाया, बैंड बाजा बारात वगैरह का, डीजे वगैरह का बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, और उसमें अच्छे अच्छे पकवान भी रखे, दूल्हे का आने का वेट किया जा रहा है, बारातियों का वेट किया जा रहा है, लेकिन बारात नहीं आती है किसी कारण से। तो जो बेचारे लड़की वाले होते हैं या फिर जो दुल्हन होती है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी कि वो या तो खुद ही आत्महत्या कर लेगी, या फिर जो घर वाले हो उसको ताना मार मार के उसी को जान से मार डालेंगे। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होता है। तो अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये जो बेचारा एग यहाँ पर वेट कर रहा था ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर इसी के आसपास की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है वो इसको फैगोसाइटोस कर ले, खा जाएगी, और बाकी जो यहाँ पर तैयारी वगैरह की गई थी, जो टेंट वगैरह सजाया गया था, उस सबको तोड़ दिया जाएगा गुस्से में, और वो ब्लड के रूप में फिर बाहर निकल जाता है। चलिए, तो हमने देखा कैपेसिटेशन, यानी कि जब तक इसकी हेड वॉशिंग नहीं होगी तब तक ये स्पर्म हैप्पी नहीं रहेगा। अभी हैप्पी हो गया, अभी फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार है। चलिए, तो मान लीजिए ये यहाँ तक पहुंच गया, ये एग के पास में पहुंच गया। अब पहुंच तो गया है लेकिन बाधा भी दूर नहीं हुई है, इसको और ज्यादा बाधाओं से होकर गुजरना है, इतना आसान नहीं है। ये दरिया, इश्क का दरिया इतना आसान नहीं है, डूब के जाना है, कुछ ऐसी कुछ कहावत होती है। चलिए, तो ये एग है, एग के चारों तरफ एक मोटी सी लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इसको फिलहाल प्रोटेक्ट किए हुए है। इसके अलावा इसके चारों तरफ इसकी कुछ सखी सहेलियां हैं, कुछ सेल्स है जो इसको घेरे हुए हैं और इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है लगातार। इन सेल को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटर सेल्स। क्या बोलना है इनको, कोरोना रेडिएटर सेल्स। ये अंदर जो है साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं ओप्लाज्म, ये ओप्लाज्म कहलाता है। इसके अलावा जो ये सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, कोरोना रेडिएटर, ये आपस में एक लिक्विड से जुड़ी होती है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे किसी मशीन के पुर्जों में हम लोग ग्रीस लगाते हैं, वो इसलिए ताकि जो पुर्जे हैं वो आपस में अगर बार बार घिसे, एक दूसरे से रगड़ेंगे तो हो सकता है बाद में वो घिस जाए और खराब हो जाए। इस तरह हमारी जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली ये वाले जॉइंट्स हो गए या फिर टखनों के जॉइंट्स हो गए, तो अगर वो बार बार इस तरह से काम करेंगे तो हड्डी आपस में घिस सकती है और उससे हड्डियां कमजोर पड़ सकती है। तो नेचर ने क्या करा है, हड्डियों के बीच में एक लुब्रिकेंट बना दिया है। वो लुब्रिकेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हड्डी के जॉइंट्स में पाया जाता है, हमारे आई में पाया जाता है, और साथ में फीमेल के एग में। फीमेल के एग में क्या कर रहा है, कोरोना रेडिएटर को आपस में चिपकाए हुए है। तो अब ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म को हैप्पी स्पर्म है क्योंकि अब इसका कैपेसिटेशन हो चुका है, और ये अकेला नहीं है, और भी इसके साथ में बहुत सारे 100 या फिर 200 के आसपास। इस स्पर्म को कोरोना रेडिएटर को तोड़ना पड़ेगा पहले, फिर हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ना पड़ेगा, और फिर जोना पेलिसिडा जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ना पड़ेगा। और फिलहाल ये जो एग है सेकेंडरी वो साइट इसको हम बोल रहे हैं, ये अभी सेकंड म्यूटिक डिवीजन में अटका हुआ है। चलिए, तो इसको तोड़कर, इन सब बाधाओं को तोड़कर अंदर तक जाना है, तो इसके पास में वो हथियार होने चाहिए जो कि इन सब दुश्मनों का सफाया कर सके। तो इसके पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कोरोना रेडिएटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। उन एंजाइम्स को बोलते हैं कोरोना रेडिएटर डाइजेस्टिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटर डाइजेस्टिंग
एंजाइम्स। तो ये एंजाइम कोरोना रेडिएटर को डाइजेस्ट कर देंगे। चलिए मान लीजिए कोरोना रेडिएटर डाइजेस्ट हो गई, ओके। लेकिन अभी भी यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड की एक परत बनी हुई है। अब इसको भी तोड़ना है, तो इसके पास में एक अलग हथियार है, हाइल्यूरोनिडेज। नीडेज। ये क्या करेगा, ये हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। चलिए मान लीजिए हाइल्यूरोनिक एसिड भी डाइजेस्ट हो गया, कोरोना रेडिएटर भी डाइजेस्ट हो गई, इसको रास्ता मिल गया, ये आगे जा रहा है हैप्पी हैप्पी, और तुरंत ही ये इसके साथ में जुड़ गया। अभी जैसे जुड़ता है तो जो जोना पेलिसिडा है उसके पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। भाई साइंटिस्ट ने करके देखा, उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन का एग लिया और ह्यूमन के एग को किसी और एनिमल के स्पर्म से फर्टिलाइज कराने की कोशिश करी, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। तो बाद में पता चला कि फीमेल का जो एग है और उसमें जो जोना पेलिसिडा है उस पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो केवल अपनी ही जाति के स्पर्म को एंट्री देते हैं। तो नेचर इतनी होशियार है कि हमें नेचर के रूल को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने पहले से ऐसे रूल बना दिए कि हम चाहे भी तो भी उनको नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए ह्यूमन को एग को सिर्फ ह्यूमन के स्पर्म से ही फर्टिलाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो अपनी ही जाति के स्पर्म को पहचानते हैं। कि मतलब दूल्हे को पहले आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, भाई हाँ वो दूल्हा है, तभी जो दुल्हन है वो कमरे का दरवाजा खोलेगी, उसको अंदर एंट्री दी जाएगी। अगर कोई और होगा तो उसको बाहरी रास्ते से दफा कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए इसने इसको आईडी दिखाई, आगे भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो फीमेल जो इसको एंट्री देगी। लेकिन ये जो दरवाजा वो खुल नहीं रहा है, उसको तोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती। तो तोड़ने के लिए इसके पास में फिर से अपना एक अलग हथियार है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये रही कोरोना रेडिएटर, जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा काफी थिक मेम्ब्रेन है और यह था स्पर्म का हेड। तो स्पर्म का जब डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था कि इसके ऊपर की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के पास में एक्रोसोमल लाइसिन एंजाइम होते हैं, एक्रोसोम लाइसिन एंजाइम्स। तो लाइसिन एंजाइम्स क्या करते हैं, जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम्स जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करेंगे और जहां पर इन्होंने टच किया है इसको, वहां से एक छोटा सा पाथवे बन जाएगा और इस पाथवे के द्वारा ये अपना प्रोन्यूक्लियाई, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड स्टेज, वो अंदर एंटर कर जाएगा। अब जो स्पर्म है वो अकेला नहीं है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म अभी भी है, 100 से 200 के आसपास, जो कि कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से दूल्हे के कमरे में एंट्री मिल जाए और दुल्हन से किसी तरह से उनका मिलन हो जाए। लेकिन दुल्हन जो वो चालाक है, उसको प्राइवेसी चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही बंदे को अंदर एंट्री देगी। तो जैसे ही दूल्हा अंदर आया, तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई ताकि दूसरे जो लोग हैं वो अंदर ना घुस सके। और वो भले ही दरवाजे पर खूब धक्के मारे या फिर उनको तोड़ने की कोशिश करे, अब ये नहीं टूटने वाला है। तो इसको बोलते हैं ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी। दो तरह का होता है, एक तो फास्ट ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी और एक स्लो ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि जैसे ये इसको टच करेगा, तुरंत इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज हो जाएगी। तुरंत ही इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाएगी और उस पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। वोल्टेज उसकी जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो उससे जो मेम्ब्रेन है थोड़ी कठोर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं इसी के आसपास, और वो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी इस मेम्ब्रेन को टफ बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्लो ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी। कोर्टिकल ग्रेन्यूल की वजह से जो मेम्ब्रेन थिक हो रही है, मोटी हो रही है, हार्ड हो रही है, जिससे पॉलीस्पर्मी को रोका जा रहा है, उसको बोला जा रहा है स्लो ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी। और डीपोलराइजेशन होने से, यानी कि वोल्टेज में चेंज होने से जो मेम्ब्रेन थिक हो रही है, मोटी हो रही है या फिर हार्ड हो रही है, वो कहलाता है फास्ट ग्लोब टू पॉलीस्पर्मी। कि सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर एंट्री देनी है, एक से ज्यादा स्पर्म को एंट्री नहीं देनी। तो जैसे ये 23 स्पर्म अंदर जाएंगे, तुरंत फीमेल को हैप्पी न्यूज मिल जाएगी, अब यहाँ स्पर्म अंदर आ चुका है और बाकी का पोर्शन उसका बाहर रह चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर ही रह जाता है, सिर्फ फीमेल का ही माइटोकॉन्ड्रिया हमको मिलता है। इसलिए हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिला है वो अपने मदर से मिला है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो वो हर बच्चे में जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उन डिजीज को बोलते हैं मैटरनल डिसऑर्डर्स। ओके, चलिए उसको फिर कभी लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसे ये क्रोमोसोम अंदर आए, जैसे इसका प्रोन्यूक्लियाई अंदर आया, तुरंत ये क्या करती है, अपना सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है। और सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद उसके 23 क्रोमोसोम इसके 23 क्रोमोसोम के साथ में मिल जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो 2n होगी, जिसको बोला जाता है जाइगोट। तो यही था फर्टिलाइजेशन।
तो एक तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये होगी जो कि हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। एक और है थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन, इंटरमिंगलिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। इंटरमिंगलिंग ऑफ पैटर्नल बोलते जो फादर के क्रोमोसोम है और मैटरनल बोलते जो मदर के क्रोमोसोम है। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम टू फॉर्म ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल हो रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहां पर, एम्पुला और इस्थमस जंक्शन में। चलिए मान लीजिए जाइगोट बन गया 2n हो गया ये, कि जो दूल्हा और दुल्हन है उन्होंने सुहागरात मनानी, और मनाने के बाद में सुबह को उठेंगे और हनीमून के लिए निकलना है उसको, ठीक। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, रात गुजारने में टाइम लगेगा। तो लगभग 30 घंटे के बाद जैसे जाइगोट बनेगा उसके 30 घंटे के बाद में ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है और यहाँ से यहाँ तक ही धीरे धीरे मूव करता हुआ चलता है। तो इसमें जाइगोट से आगे चलकर बनती है इसमें दो सेल स्टेज लगभग 30 घंटे के बाद, और ज़ोना पेलुसिडा अभी भी सी के ऊपर रहती है, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। फिर ब्लास्टोमियर में फिर से डिवीजन होगा, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है इसको बोलते हैं क्लीवेज। इसको अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्लीवेज क्या होता है और माइटोसिस में क्लीवेज में क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें ये दोनों ब्लास्टोमियर अलग अलग बेबी का डेवलपमेंट करा देते हैं, तो उससे जो ट्विंस होंगे उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो ये 2 से पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल की स्टेज बन जाएगी, और उस 16 सेल की स्टेज को बोला जाता है मोरूला। और वो मोरूला यहाँ तक पहुंच जाता है लगभग 3 या 4 दिन में। फिर बाकी के 2 या 3 दिन वो यहीं पर घूमता रहता है और धीरे धीरे उसके ऊपर की जो ज़ोना पेलुसिडा है वो डिसॉल्व हो जाती है, और फिर बाद में ये 16 सेल से 32 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको बोला जाता है ब्लास्टोला। तो ब्लास्टोला जब ये बन जाता है तो इसमें कैविटी डेवलप होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, और इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट ही है जो कि बाद में जाकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगी इस तरह से। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को एंडोमेट्रियम के अंदर धंसा देती है, जिसकी वजह से फीमेल का जो ब्लड है वो इसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो ब्लड से धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेगा और अपने साइज को बढ़ाता चलेगा। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 हफ्ते में हो जाता है। फिर यहाँ से ये जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है यहाँ से HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता रहता है, जो कि कार्पस ल्यूटियम को संदेश भेजेगा कि अब भाई तुम्हें जो है अब डीजनरेट नहीं होना है, अब गुड न्यूज मिल चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, बेबी का डेवलपमेंट होना है, तो तुम्हें बने रहना है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को लगातार सीक्रेट कराते रहना है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो पहले 3 महीने तक कार्पस ल्यूटियम काम करता है, उसके बाद में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा वो हार्मोन को सीक्रेट कराता रहता है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो एक अलग से लेक्चर देखेंगे, उसमें हम लोग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।